दोस्तों, इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम एक समुंदर की तरह विशाल और गहरा है। इसमें समय के साथ कुछ गंदगी आ गई है, लेकिन इस समुंदर को साफ किया जा सकता है। रिफॉर्म्स जैसे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, जिसका सुझाव इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने दिया था, जहां सरकार चुनाव लड़ने के लिए पार्टीज को पैसा दे, ये भी एक विकल्प हो सकता है जिस पर सोचा जाना चाहिए। अंत में सारी जिम्मेदारी सिर्फ ईसीआई या सरकार की नहीं है। एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। हम, आप और मैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जब अगली बार वोट देने जाएं, तो अपने कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें। जाति या धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर सवाल पूछें। सोशल मीडिया पर आने वाली हर फॉरवर्ड की गई खबर को सच ना मानें, उसकी जांच करें। जब हम एक जागरूक वोटर बनेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी मजबूर होंगी साफ सुथरे कैंडिडेट्स को टिकट देने के लिए। सिस्टम को बदलने की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। आपको क्या लगता है, कौन सा रिफॉर्म इंडियन इलेक्शंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको लगा कि इसमें दी गई जानकारी इंपॉर्टेंट है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि एक बेहतर लोकतंत्र के लिए जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। शुक्रिया। जय हिंद। अब आप सोचेंगे कि इन सब चीजों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई की। संविधान का आर्टिकल 324 ईसीआई को फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने की अपार शक्तियां देता है। ईसीआई एक अंपायर की तरह है। लेकिन इमेजिन कीजिए एक क्रिकेट मैच, जहां अंपायर के पास प्लेयर को आउट देने की पावर तो है, लेकिन वो प्लेयर को फाइन नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही हाल ईसीआई का है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी के मामले में। एमसीसी वो नियम हैं जो इलेक्शंस की घोषणा के साथ ही लागू हो जाते हैं। नेता हेट स्पीच नहीं दे सकते, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये एमसीसी लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। अगर कोई बड़ा नेता इसका उल्लंघन करता है, तो ईसीआई उसे एक नोटिस भेजती है, ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों या दिनों के लिए कैंपेन करने से रोक देती है, पर कोई सख्त सजा जैसे जेल या भारी जुर्माना नहीं दे सकती। इसीलिए हम देखते हैं कि स्टार कैंपेनर्स बार बार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो समाज को बांटती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका अंजाम कुछ खास नहीं होगा। एक और मुद्दा है ईवीएम और वीवीपैट का। वीवीपैट वो मशीन है जो वोट डालने के बाद एक पर्ची प्रिंट करती है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपका वोट सही जगह गया या नहीं। ऑपोजिशन पार्टीज और कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स मांग कर रहे थे कि 100% वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम काउंट से मिलाया जाए, ताकि पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है। अभी केवल 5 ईवीएम्स पर असेंबली सेगमेंट में ही वीवीपैट मैचिंग होती है। यहां सवाल ईवीएम की टेक्नोलॉजी पर उतना नहीं है जितना जनता के विश्वास पर है। एक डेमोक्रेसी में प्रोसेस का फेयर होना ही काफी नहीं, उसका फेयर दिखना भी जरूरी है। तो ये तो हो गई समस्याएं। अब आप कहेंगे कि सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाने से क्या होगा, सॉल्यूशन क्या है? और यहीं पर इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। दोस्तों, हर ताले की चाबी होती है। एक्सपर्ट्स और कमिटीज ने कई सारे रिफॉर्म्स, कई सारे सुधार सुझाए हैं। आइए उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ईसीआई को दांत नहीं, दांत के साथ साथ पावर भी देनी होगी। एमसीसी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का हिस्सा बनाना होगा, ताकि इसका उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सके। अगर कोई स्टार कैंपेनर बार बार हेट स्पीच दे, तो ईसीआई को पावर होनी चाहिए कि वो उसका स्टार स्टेटस ही रिवोक कर दे। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेंडिंग पर एक लिमिट, एक कैप लगानी बहुत जरूरी है। जब तक पार्टीज अनलिमिटेड पैसा खर्च कर सकती हैं, तब तक काले धन का खेल चलता रहेगा। इसी संदर्भ में वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया भी प्रपोज किया जाता है। इसका मतलब है कि लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज के चुनाव एक साथ करवाए जाएं। इसके फायदे गिनाए जाते हैं: बार बार होने वाले चुनावी खर्च में कमी और देश भर में लगने वाले एमसीसी से विकास के कामों में जो रुकावट आती है, उससे छुटकारा। लेकिन इसके चैलेंजेस भी हैं। हमारे फेडरल ढांचे का क्या होगा? अगर किसी स्टेट में सरकार 5 साल से पहले गिर जाती है, तो क्या वहां प्रेसिडेंट्स रूल लागू होगा? इन सभी पहलुओं पर एक गंभीर चर्चा की जरूरत है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, क्रिमिनलाइजेशन को रोकना।
लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि जिन लोगों पर हीनियस क्राइम्स जैसे मर्डर, रेप या करप्शन के मामले में कोर्ट द्वारा चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। ध्यान दीजिए, कन्विक्शन या दोष सिद्धि पर नहीं, बल्कि चार्जेस फ्रेम होने पर ही, क्योंकि हमारे यहाँ केसेस 20-20 साल तक चलते हैं और तब तक नेताजी कई बार MP या MLA बन चुके होते हैं। चौथा सुधार है पॉलिटिकल पार्टीज को आईना दिखाना। पार्टीज के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, एक ही परिवार या एक ही नेता सालों तक पार्टी चलाता है। इसलिए ECI को ये पावर मिलनी चाहिए कि वो पार्टीज के इंटरनल संगठनिक चुनावों को रेगुलेट करे। पार्टीज को RTI एक्ट के दायरे में लाना भी एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिससे उनकी फंडिंग और डिसीजन मेकिंग में पारदर्शिता आएगी। और पांचवा रिफॉर्म टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। वोटर ID को आधार से लिंक करने का प्रपोजल है। इससे डुप्लीकेट और फर्जी वोटर्स को सिस्टम से हटाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानून बनाना भी उतना ही जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, ये है हमारा देश। 140 करोड़ लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग मजहब, लेकिन एक पहचान, इंडियंस। और हमारी एक और पहचान है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। अ वाइब्रेंट, केओटिक और ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी की, इस लोकतंत्र की जान बसती है इलेक्शंस में। हर 5 साल में एक बार हमें एक सुपर पावर मिलती है, एक ऐसी ताकत जिसके सामने बड़े से बड़े नेता को भी झुकना पड़ता है, द पावर ऑफ वोट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रोसेस से हम अपनी सरकार चुनते हैं, वो प्रोसेस खुद कितना साफ और बेहतर है? हर इलेक्शन के बाद EVMs पर सवाल उठते हैं, वोटर लिस्ट्स में गड़बड़ी की खबरें आती हैं और नेताओं के ऊपर लगे क्रिमिनल केसेस की लंबी लिस्ट पर बहस होती है। ये सब देखकर, सुनकर मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या हमारे इलेक्शंस वाकई में फ्री एंड फेयर हैं? आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की कुछ कड़वी सच्चाइयों से। हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो हमारी डेमोक्रेसी को अंदर से खोखला कर रहे हैं, और डिस्कस करेंगे उन रिफॉर्म्स की, उन सुधारों की जिनकी आज हमें सख्त जरूरत है। ये वीडियो थोड़ा डिटेल्ड होगा, तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये मुद्दा हम सबसे जुड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं पहले M की, मनी पावर। दोस्तों, एक नेता थे जिन्होंने कहा था कि पैसा बोलता है, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में पैसा बोलता नहीं, चीखता है। चुनाव लड़ना अब देश सेवा कम और एक इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। एक कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। ये ऑफिशियल लिमिट है, लेकिन असली खर्चा इससे कई गुना ज्यादा होता है। और ये तो सिर्फ कैंडिडेट की बात हुई। पॉलिटिकल पार्टीज कितना खर्च कर सकती हैं, इस पर कोई लिमिट ही नहीं है, नो सीलिंग व्हाटसोएवर। सोचिए इसके बारे में। एक तरफ एक ईमानदार, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है जिसके पास काम करने का जज्बा है लेकिन पैसा नहीं। दूसरी तरफ एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास पैसों का भंडार है, जो पानी की तरह पैसा बहा सकता है रैलीज में, एड्स में और दूसरे कामों में। जीतने का चांस किसका ज्यादा है? यही वो अनइवन प्लेइंग फील्ड है जहां से गड़बड़ की शुरुआत होती है। इसी काले धन के फ्लो को रोकने के लिए 2018 में एक स्कीम लाई गई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कहा गया कि इससे पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इस स्कीम के तहत कोई भी कंपनी या इंसान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता था। इसमें डोनर का नाम गुप्त रखा जाता था, सीक्रेट। तो ट्रांसपेरेंसी किसके लिए? पार्टी को पता है पैसा किसने दिया, सरकार पता लगा सकती है। सिर्फ देश की जनता यानी आपको और मुझको ये जानने का हक नहीं था कि किस बड़े उद्योगपति ने किस पार्टी को कितने करोड़ का चंदा दिया। क्या यह पॉसिबल नहीं कि एक कंपनी हजारों करोड़ का चंदा देकर बाद में अपने फायदे की पॉलिसीज बनवा ले? इसी क्विड प्रो क्वो यानी कुछ के बदले कुछ के पोटेंशियल को देखते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब आते हैं दूसरे M पर। पहला था मनी, दूसरा है मसल पावर यानी अपराध और राजनीति का गठबंधन। दोस्तों, ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। हमारी वर्तमान 17th लोकसभा में 43% MPs के ऊपर क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए गए थे, और इसमें चोरी चकारी जैसे छोटे मोटे केस नहीं, बल्कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संगीन मामले हैं।
सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को टिकट ही क्यों देती हैं? जवाब एक शब्द में है, विनेबिलिटी। पार्टीज को लगता है कि ऐसे बाहुबली नेता जिनके पास पैसा और ताकत दोनों हैं, उनके जीतने का चांस ज्यादा होता है, और हम जनता कई बार जाति, धर्म या दूसरे लालचों में आकर उन्हें जिता भी देते हैं। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक आदेश दिया था। इसके मुताबिक हर कैंडिडेट को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मीडिया में यानी टीवी और अखबारों में 3 बार पब्लिश करवाना जरूरी है, ताकि आप तक, वोटर तक ये जानकारी पहुंचे। लेकिन क्या इसका असर हुआ? जब तक एक व्यक्ति जिसके ऊपर संगीन मामले में कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, उसे चुनाव लड़ने से ही बैन नहीं किया जाता, तब तक साफ सुथरी राजनीति एक सपना ही रहेगी। वोरा कमेटी ने 1993 में ही इस पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस की चेतावनी दी थी। 30 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन सिचुएशन बेहतर होने के बजाय और खराब हुई है।